मोहिंद्रा चौहान जी हैं और हमेशा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। मोहिंद्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप काफ़ी सक्रिय रहती हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए शब्दों के बारे में क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे? सभी लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन देवताओं को ज़्यादा मानते हैं। उनको ये नॉलेज नहीं है कि भगवान असली में कौन है। भगवान तो एक है ना, और वो है शिव। यहाँ पर शिव की महिमा बताई जाएगी और आज यूथ को ये बताया जाएगा कि उनको अपने जीवन के स्टेप कदम किस तरह से कैसे बढ़ाने चाहिए ताकि उनको जीवन में सफलता मिले। तो अभी कुछ ही देर में हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे घरोंडा से, और हमारे बीच मास्टर जी हैं, सतपाल राणा जी हैं, संकुल के संचालक हैं। शिक्षा के अंदर में एक बच्चों को जो शिक्षा देने का जो महत्व है, वो सबसे ज़्यादा जो शिक्षक को पता होता है बच्चे की क्वालिटी का, कि बच्चे को कैसे उभारना है। तो उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज़ लाइव से, हरियाणा से हम इस समय घरोंडा में मौजूद हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका चैनल में। सर, क्या कुछ आज का आध्यात्मिकता को लेकर एक अटैचमेंट बताई गई है, तो आप तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, सेवाएं देते रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे देश को 75 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद हुए, तो अब जो हमारा देश है नवयुवकों के हाथ में जाने वाला है। तो हमारी सरकार जो ये स्वर्णिम भारत प्रोग्राम मना रही है, तो उसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस संस्था का भी यही एम है कि हमारा जो भारत है, जो जिसको हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे, कि ये दोबारा से बनना चाहिए। और उसमें जो नवयुवक हैं उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज प्रोग्राम किया गया नवयुवकों के लिए कि वो उनमें, क्योंकि नवयुवकों के अंदर संस्कार घटते गए जा रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे हमारे समाज को नीड है इसकी कि समय समय पर ऐसे प्रोग्राम किए जाएं ताकि हमारे जो नवयुवक हैं उनमें संस्कार बढ़े। और यदि संस्कार बढ़ जाते हैं तो हमारा देश दोबारा फिर विश्व शक्ति बनेगा, और वही जो दैवी गुण हमारे आज गायन है ग्रंथों में, वो दोबारा से आ सकते हैं। पेशेंस को लेकर बात करें, सबसे आवश्यकता जो रहती है युवाओं को पेशेंस की रहती है। कहीं ना कहीं किसी भी कार्य की सफलता के लिए पेशेंस और डेडिकेशन होना अति आवश्यक है। तो क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ संदेश जो है रहता है? देखो, सहनशीलता के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है तो वो अपने कार्य में अग्रसर नहीं हो सकता है। जो हमारे नवयुवक है उनमें इसकी कमी दिखाई देती है कि उनके अंदर सहनशीलता नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम से उनमें ये गुण बढ़ता है। उनकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है, जो परमपिता परमात्मा ने हमें दी थी, वो ऊपर आती है। जो हमारे अंदर विकार आ गए हैं जन्म बाय जन्म, तो उनको साफ करने का ऐसे मौका मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आध्यात्मिकता के द्वारा हमें अपने परमात्मा की उस एक्चुअली क्वालिटी को महसूस करने का ये मौका मिलता है इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो सीधी लाइव तस्वीरें जो है आनंदित, आप इसका आनंद लें। और अभी आदरणीय गीता दीदी हैं, वो अभी इस कार्यक्रम के जो अभी शुरुआत है आदरणीय गीता दीदी हैं वो करेंगी। और ये आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, ज्योत प्रज्वलित कर शुरुआत की जाएगी आध्यात्मिक को लेकर। उनके जो आपस की जो डेडिकेशन है और कहीं ना कहीं जो उनका वक्तव्य रहता है, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। और उसी इम्पोर्टेंट पार्ट में आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। अभी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की जो है शुरुआत की जा रही है। मौके पर घरोंडा हल्के के जो विधायक अरविंदर कल्याण जी वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ ही देर में अब ये कार्यक्रम जो है शुरू किया जाएगा। द पीस ऑफ माइंड, पावर ऑफ पीस, डिजाइन योर डेस्टिनेशन थ्रू पावर ऑफ पीस। इट्स अ डेडिकेशन टू रियलाइज आवर गॉड। प्लीज़ शेयर करें अधिक से अधिक। ये जो चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं आप शेयर कर दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का अवलोकन करा सकते हैं, ताकि वो भी ऐसे कार्यक्रम देखें और अपनी अटैचमेंट गॉड से फील करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय, और मंच पर इस समय मौजूद है राजस्थान से पहुंची हैं बहन गीता, और साथ में नगर पालिका के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं सुभाष गुप्ता, वो मंच पर इस समय मौजूद हैं।
और रेणु बहन जो है दीप प्रज्वलित करके ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है करते हुए। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज़ लाइव पर। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज की जितनी भी खबरें उनको लाइक कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घरौंडा से, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से, घरौंडा से क्राउन सिटी में उसके आंगन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर आज़ादी के 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसी का पाठ है स्वर्णिम भारत। वो स्वर्णिम भारत कैसे होगा? वो आध्यात्मिक जो नवनिर्माण है, आध्यात्मिक जो चेतना है, आध्यात्मिक जो पीस ऑफ माइंड की जो डेडिकेशन है। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे बहन गीता जी हैं, वो अपनी वाणी से यहाँ बैठे हुए तमाम गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करेंगी। ये लाइव तस्वीरें मेरे साथ हमारे वरिष्ठ जो सहयोगी हैं सरिंदर मोकल जी, वो इस समय कवरेज का पूरा हैंडलिंग चार्ज संभालते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर आप करते रहिएगा। साथ में विनोद जुनेजा जी अब मंच पर पहुंचे हैं दीप प्रज्वलन को लेकर। तमाम सदस्य दीप प्रज्वलन में अपना जो है सहयोग करते हुए तमाम विनोद जुनेजा जी हैं और मंच पे इस समय उपस्थित हैं मुख्य रूप से हल्के के जो विधायक हैं हरविंदर कल्याण जी, वो यहाँ पर मौजूद है। विनोद जुनेजा जी हैं जो मंच पर पहुँचे हैं दीप जो है जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, दीप प्रज्वलन की शुरुआत करते हुए। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका डिज़ाइन योर डेस्टिनेशन थ्रू पावर ऑफ पीस फॉर द रियलाइज अबाउट योर गॉड। आप अपने भगवान को फील कर सकते हैं। जो शब्द हैं एक्चुअल में भगवान क्या है, उसका एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो यहाँ आपको हमें क्लियर चीज़ वो रियलाइज़ होती है कि वाकई में ही हम जिस भगवान के बच्चे हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, माता पिता, और जिस वंशावली के से ऊपर जो हमें ऑपरेट कर रहे हैं, वो देवों के देव माँ बाप, वो भगवान शिव जो हमें ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए जो अब दीप भी है जलाया और अब फ्लैश लाइट से भी जो है जलाकर जो है ये देखिए किस तरीके से, और काफ़ी अच्छा इनका जो है ये मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट रहती है ब्रह्म कुमारी की, और उसी मैनेजमेंट की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफ़ी सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और अभी कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा उनके शब्दों को और फिर सीधा हम कंटिन्यू रखेंगे कैमरा उन बहन गीता की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप जरूर करते रहिएगा। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी जो खास राजस्थान से हम सभी के बीच में पहुंची। आपने बाल्यकाल से ही आध्यात्म के मोती अपने जीवन में पिरोए हैं। मात्र 15 वर्ष की अल्पायु में ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित किया। आप स्पिरिचुअल हेल्थ और काउंसलिंग में आपने MSc किया है। आप प्रखर वक्ता है। आपने राजयोग प्रशिक्षण, तनाव मुक्ति प्रबंधन, युवा सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, संपूर्ण ग्राम विकास आदि विषयों पर देश भर में अपनी सेवाएं दी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में आध्यात्मिक सेवाएं समय प्रति समय देते रहते हैं। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के युवा प्रभाग की नेशनल कोर कमेटी की सदस्य हैं। ग्राम विकास प्रभाग की भी आप प्रवक्ता हैं। अनेक कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपके प्रवचन समय प्रति समय होते रहते हैं। आपको 2021 के कोरोना काल में सामाजिक सेवाओं हेतु लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और WHO की तरफ से विशेष सम्मानित किया गया है। आपने देश के साथ साथ विदेश में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, केन्या, नेपाल, दुबई और अन्य स्थानों पर भी सेवाओं अर्थ भ्रमण किया है। आपने
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2017 को महाराष्ट्र विधानसभा और गवर्नर हाउस में भी योग के विषय पर प्रवचन दिए हैं। ऐसे प्रखर वक्ता, अनेक गुणों और विशेषताओं की धनी आदरणीय गीता दीदी जी से हम नम्र अनुरोध कर रहे हैं कि आज के विषय पर अपना सुंदर वक्तव्य हम सभी के बीच में रखेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। युवाओं का प्रोग्राम ऐसा लगता नहीं है। ओम शांति। एक बार और ओम शांति। सम्माननीय मंचासीन विधायक महोदय, अन्य सभी हमारे गेस्ट, हमारी आदरणीय दीदियां और सभा में उपस्थित देश के भविष्य ऐसे युवा, राजस्थान की वीर भूमि से आप सबको प्रणाम। कहा जाता है यूं तो पत्थर भी पूजे जाते हैं, यूं तो पत्थर भी पूजे जाते हैं, बशर्ते उसे दिल से तराशा गया हो। रास्ते पर पड़े हुए अनेक पत्थर किसी को ठोकर लगाते हैं और लोग उसे गाली देते हैं, लेकिन उन्हीं में से किसी पत्थर पर किसी शिल्पी की नजर पड़ती है और शिल्पी उसमें से एक सुंदर आकृति, एक सुंदर मूर्ति को जन्म देता है और उस आकृति, एक सुंदर मूर्ति को जन्म देता है। भी पाए ऐसी प्रारब्ध सभी की नहीं होती। मिलते हैं तो उसकी शिक्षाओं को, उनकी मार्गदर्शना को अपनाकर जीवन को आकार दे पाए, ये सभी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लीजेंड्स कभी कभी संसार में दिखाई देते हैं। आज युवाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव की इस श्रृंखला में जब हम भारतवर्ष में उठो जगत के वास्ते इस थीम के आधार पर ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसकी यूथ विंग के द्वारा हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हरियाणा की इस भूमि पर जहां युवा अपना दमखम केवल यहाँ ही नहीं लेकिन ओलंपिक तक, एशियाड तक हर जगह दिखाते रहे हैं, इस भूमि पर युवाओं के साथ बात करना आज मुझे भी अपना परम सौभाग्य लग रहा है। और विषय डिजाइन योर डेस्टिनी। यूं तो सदियों से इस बात की चर्चा होती रही है कि कर्म बड़ा है या प्रारब्ध, और लोग कहते आए कि भारत में ये बचपन से ज्ञान दिया जाता है कि तुम्हारे जैसे पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे वैसा तुम्हें जन्म मिला है। तो दुनिया के लोग ये कहते रहे हैं कि भारत भाग्य के ऊपर आधार रख के बैठने वाला देश है, परंतु केवल यहाँ यही नहीं कहा जाता कि जैसा तुमने किया है वैसा तुमको मिला है, लेकिन यह भी हमें सिखाया जाता है कि तुम जैसा करोगे वैसा बनते जाओ। आपके भाग्य का सितारा आपको स्वयं चमकाना होता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना,
क्योंकि तकदीरें तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो हम प्रारब्धवादी केवल नहीं है, इसीलिए आज हम कर्म की बात करते हैं। कर्म अगर समय रहते सही विधा से, सही ढंग से किया जाता है तो मन चाही प्रारब्ध दिलाता है। परंतु उस कर्म करते समय हर व्यक्ति को एक ही चीज की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं अवेयरनेस। एक बार एक गुरुजी थे, वे कुछ दिन के लिए आश्रम छोड़ के कहीं प्रवास पर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए जाना है, तो पीछे का कारोबार आप संभालना। तो शिष्य को बेचैनी हो गई कि इतना सारा कारोबार मुझे कैसे संभालना, वो भी तो मुझे कुछ बताया जाए। तो शिष्य ने जाकर के दोबारा कहा, गुरुजी ये बताइए कि मुझे किस चीज का ध्यान रखना होगा। तो कहा ठीक है, शाम को आना। तो शाम को जब वो वहां गए तो गुरुजी का मौन था, लेकिन उन्होंने एक चिट पर कुछ लिख के उनको दे दिया। तो उसने जाकर के जब देखा, पढ़ा, तो उसमें एक ही शब्द लिखा था, अवेयरनेस। परंतु उसे समझ में नहीं आया कि मुझे सिर्फ अवेयरनेस के आधार पे क्या क्या करना होगा। तो दोबारा गया, हाथ जोड़ के कहता है कि गुरुजी कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए मुझे और कुछ बता दीजिए कि मुझे और क्या करना होगा। तो गुरुजी ने उसे इशारे से कहा कि कल जब मैं निकल रहा हूँगा तब आ जाना। तो जब सुबह वो प्रस्थान कर रहे थे तब दोबारा शिष्य ने जाकर के कहा कि मुझे क्या क्या करना होगा। तो उन्होंने फिर से एक चिट पे लिख के दिया, जिसमें लिखा हुआ था अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। जिंदगी में जो पल है, जो मौके हैं, जो स्थिति है, जो वातावरण है, उन सब के लिए अगर मैं अवेयरनेस रखती हूं तो चाहे कितनी भी सीमित रिसोर्सेज मेरे पास हो, कितनी भी कठिनाइयां हो जीवन में, कितनी भी कमियां हो मुझ में, बावजूद उसके एक सही प्लानिंग के आधार पर हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं या मन चाही प्रारब्ध बना सकते हैं। युवाओं से जब हम मिलते हैं तो पूछते हैं, बेटा क्या करना चाहते हो? तो आज का युवा बहुत कंफ्यूज्ड है। अभी तक ख्वाब तो कई है, परंतु विजन एक भी नहीं है। विजन मन में उत्पन्न होता है तो उसके लिए दृढ़ता नहीं है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस में 1979 में एक स्टडी किया गया, कुछ 10,000 जितने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उनके बीच में ये पूछा गया, तो आप क्या बनना चाहते हैं बड़ा होने के बाद? तो 3% स्टूडेंट्स ऐसे थे, उनको पूछा जब कि इनमें से कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो बनना है वो कहीं लिख के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं कॉट करके लिख के रखा हुआ है कि मैं ये बनने जा रहा हूं। ऐसे कितने हैं? और ऐसे कितने जिन्होंने सिर्फ सोचा है? और ऐसे कितने जिन्होंने अभी तक ठीक से सोचा भी नहीं है? तो 3% ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं लिख के रखा हुआ था कि मैं ये बनने जा रहा हूं। एक स्टूडेंट तो ऐसा था, उसने अपने घर में कहा था कि जब भी घर बनेगा तो इस साइड की इस दीवार को, उसके इस पार्ट को इसलिए खाली रखना क्योंकि मुझे जितने भी गोल्ड मेडल्स मिलेंगे वो यहां लगेंगे। परंतु ऐसे 3% थे। 13% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मन में सोचा हुआ था कि मैं ये बनूंगा, और बाकी के 84% वो कैसे थे कि जिन्होंने उत्तर दिया देखते हैं।
और मोस्टली आज भी यही उत्तर सबसे ज्यादा लोग देते हैं कि देखते हैं। क्या हुआ, 10 साल के बाद दोबारा उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में एक सर्वे किया गया दोबारा। तो क्या पाया गया? पाया ये गया कि जो 3% थे जिन्होंने लिख के रखा हुआ था, वो जितना उन्होंने सोचा था ना, उनसे डबल 2 टाइम्स बेटर उन्होंने काम किया था। लिखा था, उसका रिजल्ट क्या था कि वो डबल मेहनत उससे कर पाए थे। जिन्होंने सिर्फ सोचा था वो 50% मेहनत कर पाए थे। जो कुछ भी वो बने थे वो सोचने से भी आधा। और जिन्होंने 10 साल पहले कहा था देखते हैं, वो 10 साल के बाद भी क्या कह रहे थे? देखते हैं। वो 10 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ देख ही रहे थे। किसको देख रहे थे? या तो दूसरों को देख रहे थे, या अपने पास्ट को देख रहे थे, या पता नहीं किधर देख रहे थे। हम कौन है? किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? जितने भी यहाँ युवा है, खास करके स्टूडेंट्स है, या जिनकी लाइफ में भी कैरियर को सेटल करना है, वो जरा बताएं कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। 3% में कौन कौन आना चाहते हैं? वेरी नाइस। आज ही जाकर के, अभी तक नहीं लिखा हो तो लिख के रख लेना। 13% में कौन जाना चाहते हैं? नहीं, वेरी नाइस, सभी फर्स्ट क्लास। तो ये चीज है कि जब आप अपने बारे में प्लानिंग करते हैं तभी आप कुछ बन पाते हैं। किसी ने कहा है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो संसार की तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। और फेमस गीत की पंक्तियां है ये, हमने सोचा भी है कि मेरा इरादा क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बनना है। और उसके लिए असंभव भी तब संभव हो जाता है जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में, एकाग्रता से, अवेयरनेस के साथ मेहनत करते हैं। दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जंगल के राजा शेर के मुख में भी कोई मृग आकर के प्रवेश नहीं करता, उसे भी अपने शिकार के पीछे मीलों तक दौड़ना पड़ता है। वो अनाउंस कर दे कि मैं जंगल का राजा हूं और मेरे पास शिकार आ जाओ, कोई भी अपनी मृत्यु को वरण करने वहां नहीं पहुंचता। तो हम कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन सतत और सतत कार्य करना होता है, मेहनत करनी होती है, परंतु मेहनत एक सही दिशा में होनी चाहिए। एक जगह एक मंदिर बन रहा था, कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। किसी ने जाकर के पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो एक मजदूर ने कहा, मेरी जिंदगी में और क्या है, रोज सवेरे आता हूँ, हथौड़ा उठाता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, इसके सिवाय जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। वो उदास था। दूसरे एक वर्कर से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं परम भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जिस मंदिर में हजारों लोगों की आस्था पूरी होगी वो मंदिर मैं बना रहा हूं। बात तो वही थी, परंतु वो अपने काम को एंजॉय कर रहा था। आजकल हम वेब वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, वेब सीरीज, वेब वर्ल्ड, सारी चीजें www। हम लोग युवाओं को कहते हैं कि एक है इंटरनेट, जिसके भी वाईफाई नहीं मिले तो परेशानी ज्यादा होती है, या मम्मी पापा से दूर रहना पड़े 4 दिन तो परेशानी ज्यादा होती है। ज्यादा कब होती है परेशानी? कब होती है? जब वाईफाई या इंटरनेट 2 घंटे के लिए बंद हो जाए। तो इस इंटरनेट की जंजाल में, जाल में हम सभी फंस चुके हैं। इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, परंतु एक है इंटरनेट
और एक है इनरनेट। हम युवाओं से कहते इंटरनेट का यूज करते करते भी कभी कभी अपने इनरनेट में भी झांकते हो कि नहीं। इनरनेट में ये देखा कीजिए कि वहां भी www है, वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन अपने अंदर भी www है। एंड व्हाट इज द इंटरनल www? दिस इज वर्क विदाउट वरी। आज हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक मशीन बनते जा रहे हैं या एक बोझ लेकर। स्टडी कर रहा है बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी टारगेट को पाने का टेंशन। बिजनेस करने वाले को अलग टेंशन, फैमिली चलाने वाले को अलग टेंशन। तो हमारे इनर नेट में ये वरीज जो घुस गई है, इससे दूर रहते हुए, ऑब्जर्व करते हुए चलना होगा कि मैं अपनी समस्त शक्तियों को अपने लक्ष्य को पाने में एकाग्र कर पा रही हूं कि नहीं। तो सबसे पहले अपने प्रारब्ध को बनाना है, तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना होगा। अर्जुन को जब कहा गया कि आपको पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो उसने कहा केवल एक आंख। बाकी सबको पूछा था, किसी ने कहा आसमान, पेड़, पंछी, सब कुछ। तो गुरुजी ने कहा रहने दो, निशाना मत लगाओ, तीर भी बेकार जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा है, जबकि आपको बींधना है केवल एक आंख को। जब अर्जुन ने कहा मुझे बस वो केवल वही बाई आंख दिख रही है, तो गुरुजी ने कहा कि तुम निशाना लगाओ। हमें क्या क्या दिखता है? एग्जाम से ज्यादा एग्जाम पूरी होते ही क्या करना है वो ज्यादा याद रहता है। वेकेशन स्टार्ट होते ही क्या क्या करना है वो ज्यादा याद रहता है, जितना कि उस एग्जामिनेशन तक का पीरियड। ये जो डाइवर्सन है, ये कहीं ना कहीं हमारी सफलता में, हमारे उत्तम भविष्य को बनाने में बाधा रूप बन रहा है। इसलिए एकाग्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो आती है मेडिटेशन से, जो आज यहाँ पर आपको कहा गया पावर ऑफ पीस। आप सभी लास्ट में हम मेडिटेशन क्या है अभ्यास करेंगे, अब देखना। सेकंड है कल्पना शक्ति। आपके अंदर अपने भविष्य की एक सुंदर कल्पना का चित्र बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक हमारा कॉन्शियस माइंड है जिसको हम समझ पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको पता चल रहा है। लेकिन एक आपका सब कॉन्शियस माइंड है जो अंदर अंदर कुछ सोच रहा है, आपको अभी नहीं पता चल रहा है। ये जो सोचने वाला आंतरिक मन है हमारा, वो केवल चित्रों की भाषा जानता है। अगर आप रोज 5 बार ये कह दो कि मैं खुश हूं, आप खुशी का अनुभव करेंगे। आप खुशी का चित्र देखते रहेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि भारत में ये देवी देवताओं के दर्शन करना, उससे क्या हो जाता है? लोग जा जाके पत्थर की मूर्तियों के आगे क्यों बैठते हैं? लेकिन उनकी जो डिविनिटी है, उसे प्रतिदिन देखकर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड डिवाइन होने की प्रेरणा प्राप्त करता है। लेकिन आज दुख की बात है कि हम कौन से चेहरों को ज्यादा देखते हैं। अमेरिका में टीन एज के बच्चे मर्डर कर रहे हैं, वायलेंस पे उतर आते हैं। अमेरिका में टीचर्स को टीचरशिप के सर्टिफिकेट के साथ ही सबसे पहले क्या लेना पड़ता है पता है? गन का लाइसेंस। क्या पता कौन सा बच्चा गन चलाते, उसको भी अपनी सुरक्षा के लिए गन रखनी पड़ती। किसको? टीचर्स को। क्योंकि इसके बारे में भी एक सर्वे हुआ, क्योंकि अमेरिका में 225 जितनी टीवी चैनल्स हैं जिस पर
80% लगभग समय तक हिंसात्मक दृश्य ही चलते रहते हैं और वो देखने वाले बच्चे क्या प्रेरणा लेते हैं? कोई मेरी बात नहीं मानता, गन निकालो। मम्मी ने मेरे कहे अनुसार नहीं किया, गन निकालो। आपने सुना होगा, भारत में भी कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी, वास्तव। एक 9th क्लास के लड़के ने 10 बार वो मूवी देखी। उसके बाद क्या हुआ, उसके सबकॉन्शियस में जो बात चली गई, एक दिन वो सवेरे उठता है, लेट होता है, उठते ही उसके दादा उसे थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं। पता नहीं उसने क्या किया, उसने दादा का गला दबा दिया। घर से निकलता है, कोई और मिल जाता है, उसको मार देता है। उस लड़के ने 7 लोगों को घायल किया और 2 लोगों का मर्डर कर दिया। 9th क्लास का लड़का। जब उससे पूछा गया उसकी कस्टडी में, तो कहा कि मैंने वास्तव पिक्चर 10 बार देखी थी, उसमें संजय दत्त ने अपने माँ बाप को मारा था। मेरे अंदर वो कैरेक्टर घुस गया था। मैंने भी सोचा जो अपने काम का नहीं उसको उड़ा दो। ये हो रहा है आज युवाओं के साथ में। हमारे रोल मॉडल कौन है? जिनको पर्दे पे तो आप एक अच्छा कैरेक्टर निभाते हुए देखते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया और इतनी चीजें हमारे पास है कि हम पर्दे के पीछे की भी उनकी जिंदगी को रीड करते हैं और हम जानते हैं कि वो किस प्रकार ड्रगिस्ट है और चेन स्मोकर है, किस प्रकार का उनका चरित्र है। तो कहीं ना कहीं उनको देखते देखते उन चरित्रों को भी हमारे अंदर हम लेते जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के ऐसे युवा जिनकी अनेकों कहानियां आपने सुनी होगी। 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे उनकी याद में मनाया जाता है। मुझे परम सौभाग्य मिला इस जीवन में 2 बार उनसे मिलने का। माउंट आबू में हमारे यूथ कार्यक्रम में उनका आना हुआ था। इसी तरह की एक यूथ की बहुत बड़ी सभा थी और उसमें उन्होंने एड्रेस किया। यूथ भी थे, कुछ उनके पेरेंट्स भी थे। एक बहुत सुंदर डिस्कशन की उन्होंने देश के जो उनका विजन था 2020 का, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से कहा कि 2020 के अंदर अगर भारत को कोई ऊंचा ले जाएगा तो देश की युवा शक्ति ले जाएगी। बहुत अच्छी प्रेरणा दी। उसके बाद उनको हमेशा ये लगता था कि सभी प्रश्न पूछे, तो उन्होंने ओपन में कहा कि जिनको कुछ पूछना हो तो पूछिए। तो एक मदर खड़ी हुई जिसका बेटा 12th में पढ़ रहा था। उसने कहा, सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा साल भर बहुत मेहनत करता है, अच्छा कोचिंग लगाया है, सब कुछ मैंने किया है, लेकिन जब भी एग्जामिनेशन नजदीक आती है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? तो सर ने तुरंत एक बात कही कि मैडम, एग्जामिनेशन के 3 महीना पहले से उसका टेलीविजन और मोबाइल बंद कर दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, एग्जामिनेशन से 3 महीना पहले। और एक बात उन्होंने कही कि मैडम, उसको बेडरूम में बंद करके आप भी ड्राइंग रूम में टीवी मत देखना, आप भी छोड़ देना। वो लेडी भी थोड़ी सी हाइपर एक्टिव थी। उन्होंने कहा, सर एक क्रॉस क्वेश्चन। बोले पूछिए। सर मेरा बेटा अगर बिल्कुल टेलीविजन नहीं देखेगा, सोशल मीडिया से दूर हो जाएगा, हालांकि उस समय सोशल मीडिया बहुत कम था सर के टाइम में, तो कहीं उसका जीके कमजोर तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जनरल नॉलेज भी तो कोई चीज है, थोड़ा तो पता भी होना चाहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है, तभी तो वो कुछ कंपटीशन एग्जामिनेशन में आगे बढ़ेगा। बात उसकी ठीक थी। तो सर ने बोला, अच्छा मैडम आपका तो जीके अच्छा होगा। वो थोड़ा सा झेप गई। What do you know about this एपीजे अब्दुल कलाम? आप
बताइए, आप अब्दुल कलाम के बारे में क्या क्या जानती है? आपका तो जीके ठीक है ना, आप टीवी देखती हैं तो जरूर होगा। तो उनको भी 2-3 बातें पता थी। सर, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू आर अवर मिसाइल मैन, यू इन्वेंट पृथ्वी, अग्नि मिसाइल फॉर इंडिया। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि सर आपने तो इतना अच्छा देश के अंदर साइंस का ये काम किया और मिसाइल मैन कहलाते हैं। उन्होंने कहा बस और कुछ? बोले नहीं, और तो मैं नहीं जानती हूँ। तो सर ने अपने बारे में एक बात कही जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्वमुख से सुनी हुई बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, दिस एपीजे अब्दुल कलाम हैज 33 PhD degree, but still I never watch television. एक बंदा अपनी लाइफ में 33 सब्जेक्ट में PhD करता है। 0 से जिसका सफर शुरू होता है, देश का प्रेसिडेंट बनता है, टॉप का साइंटिस्ट बनता है, उसे जरूरत नहीं पड़ी टेलीविजन देखने की। तो हम टेलीविजन देख के क्या भाड़ फोड़ देते हैं, सोचिएगा। मेमोरी की भी एक लिमिट है। आपने देखा होगा, आपके फोन में भी एक मेमोरी कार्ड होता है। कभी कभी हम पिकनिक में जाते हैं, कहीं अच्छे टूर पे जाते हैं, तो हम जगह जगह अच्छे अच्छे फोटोज लेते रहते हैं, अच्छी अच्छी सीनरी होती है, वीडियोस निकालते हैं, सेल्फी लेते हैं। फिर एक पिक पॉइंट आता है जब हमारी सफर का गाइड हमको कहता है कि चलिए ये इस सफर का सबसे अच्छा पॉइंट आ गया है, ये फोटो पॉइंट है, आप सभी अच्छे व्यू पर है, जितनी चाहिए फोटोज लीजिए। हम भी उतरते हैं, ग्रुप में 1-2 फोटो लेते हैं। जैसे क्लिक करते हैं, आपके फोन की स्क्रीन पे एक मैसेज आता है, सॉरी नो स्पेस, प्लीज डिलीट सम फाइल्स। अब उधेड़ बुन में पड़ जाते हैं हम। क्यों? अभी अभी इतनी अच्छी अच्छी रास्ते की सीनरी को सबको शूट किया है, कैच किया है, और उसको उसमें से क्या डिलीट कर कहते हैं ना, सर ने बता बढ़िया से, इतने में जाएगा ही ना, क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं थी। एकाग्रता का आधार है समय प्रति समय मेमोरी से अनवांटेड फाइल्स को डिलीट किया कीजिए। रिसाइकल बिन को भी खाली करना पड़ता है, नहीं तो भी सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। आप सभी युवा को पता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो कहा वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मेमोरी को जरूरी चीजों पे फोकस किया, और इसीलिए जिंदगी के अंतिम श्वास तक वो अपने मिशन पे रहे और लोगों के दिलों में छाप छोड़ के गए। जिस दिन वो इस दुनिया से गए, उनके पास स्थूल संपदा कुछ नहीं थी। उनका सामान जब देखा गया तो एक रिपोर्टर ने बताया था, 3 पेंट, 6 शर्ट, 2500 बुक्स और 125 करोड़ लोगों की आंख में आंसू वो छोड़ के गए। हम क्या क्या जोड़ते रहते हैं, और जब जाते हैं तो दुनिया में नोटिस भी नहीं होता। आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जिस दिन जाएं दुनिया की आंखों में आंसू हो। काश ये कुछ और रह जाता, दुनिया का भला कर पाता। हम क्या जिंदगी जी रहे हैं, करोड़ों में से एक बन के जी रहे हैं।
एक दिन चले जाते हैं, उन करोड़ों की भीड़ में से एक कम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीना उसी का नाम है जो कुछ कर पाए, कुछ बन पाए, किसी को कुछ दे पाए। एकाग्रता से हम वो सारे काम, चाहे जिंदगी कितनी छोटी हो, कर पाएंगे। विवेकानंद की जिंदगी लंबी नहीं थी, लेकिन आज 150 वर्ष के बाद भी हम स्वामी जी को याद करते हैं। उस छोटी सी उम्र में जो जज्बा था उसको याद करते हैं। भगत सिंह देश की आजादी को देख नहीं पाए, पर क्या उसकी कुर्बानी व्यर्थ गई? अगर वो कुर्बान नहीं होते तो देश में वो आजादी का, इनकलाब का जो जुनून सवार हुआ, अनेक युवा तैयार हुए, वो ना होते। मिशन पे रहिए, जिंदगी कितनी छोटी हो, बड़ी हो, परंतु मिशन पे रहिए। आज हम कई युवाओं को देखते, इधर चौराहे पे खड़े, उधर खड़े। बोलो बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही यूं ही। अरे इस गोल्डन टाइम में आप यूं ही बिता रहे हो, तो जिस दिन जिंदगी का समय पूरा होगा, तब वो कहते हैं ना, जिंदगी की अंतिम घड़ी में वो जिंदगी कितनी प्यारी लगती है, पर अब उस प्यारी सी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? यूं ही मटरगस्ती कर रहे हैं, क्योंकि जीवन के लक्ष्य को हमने पूरी तरह पकड़ा नहीं। लक्ष्य के पर एकाग्र होना, ये हमारी डेस्टिनी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। और एक चीज आवश्यक है, कॉन्फिडेंस, खुद में विश्वास। चाहे सब कुछ चला जाए, कोई साथ न देता हो, एक पैसा भी पास में ना हो, सबने हाथ छोड़ दिया हो, क्या हुआ? जब तक श्वास है तब तक विश्वास है। आजकल तो एक ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन। दुनिया भर में भारत डिप्रेशन के मामले में विश्व की राजधानी बनने जा रहा है। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन, और 80% डिप्रेशन के जो वजह है वो कहीं न कहीं रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम। तो रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए भी सभी की डिग्निटी बनी रहे, लेकिन अपनी डिग्निटी को खोना नहीं। सभी को प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खोना नहीं। तुम अपने पर्पस से इस जिंदगी में आए हो, सिर्फ किसी के लिए नहीं। कोई भी आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आपके मिशन से बड़ा कोई नहीं है। खुद में विश्वास जगाना होता है, उसके लिए प्रतिदिन खुद से बातें करें। आपके मोबाइल में 1000-2000 लोगों के कांटेक्ट नंबर सेव होंगे। सुबह उठते ही कईयों को गुड मॉर्निंग भेजते होंगे, पढ़ते होंगे उनके मैसेजेस। मैं 2 सवाल पूछती हूं, खुद से कितनी देर बात करते हो? लास्ट में खुद से कब बात की थी और क्या बात की थी? करते हैं तो कब करते हैं? जब निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो कहते मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ, मुझे ये माँ बाप क्यों मिले, मुझे ये घर क्यों मिले, मुझे ये पति क्यों मिला। बस वो शिकायतों वाली बातें। खुद से अच्छी बातें कब की थी? और दूसरा प्रश्न, जिसने दुनिया बनाई, जिसने हमें बनाया, उससे कब बात की? क्या किसी के पास उसका कांटेक्ट नंबर है? आपके मोबाइल में देखिए, उस गॉड फादर का कांटेक्ट नंबर है। चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मिलता है, दीदी के पास आ जाना। हम रोज सवेरे 3:30 बजे उठकर उसको हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग करते, तभी हमारे दिन की शुरुआत होती है।
जो होता है वो उसी को शेयर करते हैं और वही बताता है बेटा तुझे आज क्या करना है, वही बताता है। क्यों नहीं रखते हो कांटेक्ट? वैसे तो हम बड़े बड़े लोगों का कांटेक्ट नंबर लेना चाहते हैं, कभी काम आएगा, पहचान होगी तो बताएंगे हमारे पास फलाने फलाने MP MLA इनका उनका नंबर है, उसका भी प्राउड होता है। तो जो विश्व नियंता है, जो करोड़ों जिंदगियों को तारने वाला तारनहार है, कभी सोचा नहीं कि मैं उसको जानूं, उसको पहचानूं, उससे मिलूं, कभी उसको पा सकूं, उससे मुलाकात कर सकूं कि आपका हक नहीं है? मैं अपने पिता से क्यों नहीं मिल सकती हूँ? ब्रह्मा कुमारी सेंटर में यही बताया जाता है कि कोई बीच में सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है, भगवान से आपका सीधा संबंध है और आपको किसी पंडित पुजारी के बीच में किसी की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो। बट व्हाट डू यू वांट? बात वही आती है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। भगवान से मिलना माना संसार को छोड़ना नहीं, ये मत सोचना नहीं 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 अभी से भगवान से नहीं मिलना। कई युवा कहते हैं अभी से नहीं मिलना। भगवान से मिलना माना शक्तिशाली होना, भगवान से बातें करना माना आंतरिक रूप से धनवान होना, भगवान से बातें करना माना सदा चेहरे पर खुशहाली पाना। कल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है 28 मार्च। मैं सवेरे के प्रोग्राम में भी ये चीज कॉट की थी, अभी भी करना चाहूंगी। आप सबको एक काम देती हूँ कि हैप्पीनेस डे पर कल सबको खुशियां देना है। सवेरे से जितने लोग मिले एक स्माइल देना, क्योंकि कम से कम स्माइल देने में तो कोई खर्चा नहीं होता। दुनिया की किसी भी देश की गवर्नमेंट ने स्माइल करने पर कोई टैक्स नहीं लगाया, फिर भी आजकल लोग कोई सामने मिलता है तो भी सोचते हैं स्माइल दे या नहीं दे, उस पे भी सोचते हैं हम। इसीलिए किसी ने कहा है कि 2030 के बाद दुनिया में अगर चलते फिरते कोई हंसता हुआ व्यक्ति मिल गया तो लोग उसको पकड़ लेंगे और म्यूजियम में बिठा देंगे कि एक आध सैंपल बचा है, क्योंकि धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। ऐसा भारी भरकम चेहरा लेके घूमते हैं जैसे पता नहीं सारे देश का कारोबार तो हम ही चला रहे हैं। मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं। और आप सबको पता होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे, कहते 1 साल तक का बच्चा, सर्वे हुआ है कि 1 साल तक के बच्चे पूरे दिन में मालूम है कि 24 घंटे में 250 से 300 बार मुस्कुराता है, वजह नहीं होती कोई, इसीलिए वो सब कुछ हजम होता है, उसको सिर दर्द नहीं होता है, उसको देख के सबको प्यार उत्पन्न होता है, उसको सभी प्यार देते हैं क्योंकि वो खुद वातावरण में प्यार स्प्रेड करता है। हम भी जब छोटे बच्चे थे तो हम भी दिन में 250 बार मुस्कुराते थे, लेकिन अभी याद कर लो पिछले 24 घंटे में कितनी बार मुस्कुराए। कल से आज तक में देख लो, कल शाम 6 बजे से आज शाम 6 बजे तक में कितनी बार मुस्कुराए। हमारा बेसिक राइट। दुनिया का एकमात्र प्राणी है जिसको नींद नहीं आती तो वो गोली खा के सोता है, और वो है इंसान। बाकी सभी पशु प्राणी कुदरती नींद सो सकते हैं, उनको स्लीपिंग पिल्स नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में अभी सबसे ज्यादा स्लीपिंग पिल्स बिकने लगी है। मुस्कुराना क्यों भूल रहे हैं हम? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर भी बहुत सारी बातें हुई है। दुनिया का एक सबसे हैप्पीएस्ट मैन डिक्लेयर हुआ फ्रांस का व्यक्ति मैथ्यू रिकार्ड, और उसको जब पूछा गया, क्योंकि उसका सर्वे ये हुआ था कि वो 27 साल में
केवल एक बार उदास हुआ था 27 साल में, और वो कब हुआ था? जब भारत बेस्ड उनके गुरुजी का देहांत हुआ था। उनके गुरुजी भारत के हिमालय में रहते थे, वो फ्रांस का रहने वाला था, लेकिन हर साल वो भारत में आता था और उस गुरुजी से मिलता था। तो जब उसको पूछा गया कि आप कैसे इतना खुश रहते हैं, आप उदास क्यों नहीं होते हैं, तो उसने कहा कि रोज सवेरे जब मैं उठता हूँ मेरे सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक मुझे आज सारा दिन खुश रहना है और दूसरा मुझे खुश नहीं रहना है। ये दो ऑप्शन मेरे सामने होते हैं और मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूँ कि मुझे आज सारा दिन खुश रहना है। हम क्या है, सवेरे सवेरे अपनी प्रोग्रामिंग करते नहीं है, हम तो अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लेके चलते हैं। आज उसको दिखाना है, आज उससे ये करना है, आज उसका बदला लेना है, अनेक प्रोग्रामिंग लेके चलते हैं। क्या हम अपने आप को मुस्कुराएंगे ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं दे सकते? मुस्कुराने से चेहरे के मसल्स रिलैक्स होते हैं, लगभग 23 मसल्स रिलैक्स होते हैं मुस्कुराने से। क्रोध करने से 45 मसल्स टाइट होते हैं, जो कि हेल्थ के लिए नुकसानकारक है। देखो आप, जब गुस्सा आता है तो कैसा होता है, ऐसे ऐसे होता है, चेहरा कैसा हो जाता है, आंखें कैसी हो जाती है। मुस्कुराने से रिश्ते अच्छे होते हैं, मुस्कुराने से हल्के रहते हैं, और सबसे अच्छी बात, मुस्कुराने से फोटो अच्छी आती है। इसीलिए फोटोग्राफर सामने आता है तो क्या कहता है, स्माइल कीजिए भाई, मैं फोटो लेने जा रहा हूं आपकी। अगर 2 पल मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आती है, जिंदगी भर मुस्कुराना सीख लेंगे, तकदीर अच्छी बन जाएगी। दिस इज द फंडा ऑफ आवर लाइफ, सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ। ज्यादा कुछ नहीं करो, लाइट रहो। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, क्यों इतना सोचते हैं? जो कर पाए, जो न कर पाए न कर पाए, जितना बन पाए बन लिया, नहीं बन पाए तो क्या गम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि लास्ट बेंच पर बैठा हुआ व्यक्ति हर एग्जामिनेशन में पीछे रहने वाले व्यक्ति में भी टैलेंट होती है, वो भी कुछ बन जाता है। इसलिए सब में कुछ न कुछ है। केवल नंबर गेम में मत जाओ, मुझे इतने परसेंटेज मिलेंगे तभी मैं कहलाऊंगा कि मैं टैलेंटेड हूं, बिल्कुल नहीं। सचिन तेंदुलकर अपनी 10th क्लास में पहली बार फेल हो गए थे। आज महाराष्ट्र में 10th में या 8th में एक पूरा चैप्टर है सचिन तेंदुलकर का, उसको लोग पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि आप टेक्स्ट बुक के सारे कुछ पढ़ लिया और परसेंटेज पा लिया तभी आप सक्सेसफुल है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी करो दिल से करो, जितना मिले उसमें खुश रहो, हमेशा बिजी रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, और करते रहने से ही, चलते रहने से ही भाग्य चलता है। कहते हैं जो चलता रहता है उसका भाग्य भी चलता है, और जो उदास होके बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाया करता है। तो अपनी डेस्टिनी के लिए अपने आप में विश्वास रखो। और एक बात लास्ट में कही थी, प्रेम की शक्ति। जितना हम क्वालिफाइड होते हैं, बड़े होते हैं, हम रूखे ना हो जाएं, हम ईगो में ना आ जाएं, हम प्रेम बांटते रहे, सहानुभूति रखें सबसे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस दिन उनका देहांत हुआ, उन्होंने लास्ट में अपने गनमैन से बात की थी लेक्चर से जस्ट पहले, और उसको ये बोला था कि भाई तूने खाना खाया कि नहीं। Z+ सिक्योरिटी वाला व्यक्ति अपने गनमैन को पूछता है तुमने खाना खाया कि नहीं, तू कब से मेरी सेवा में पांव पर खड़ा है। डाउन टू अर्थ, हर एक के प्रति प्यार। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए। उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया
29 ईयर्स 6 मंथ्स लगे थे एक बल्ब बनने में। बड़ी मेहनत थी, दुनिया का पहला बल्ब उन्होंने बनाया। जिस दिन उस बल्ब का डेमोन्स्ट्रेशन था, नेशनल मीडिया और कई सारे लोग थे, उनके सामने आए माइक पे और कहा कि फाइनली वी हैव इन्वेंटेड द बल्ब, और मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं। उन्होंने एक स्पॉट बॉय रखा था, 10-12 साल का एक बच्चा था, उनको हेल्प करता था। उसको कहा, जा बेटा वो बल्ब लेके आ। हुआ क्या, वो बहुत उत्साह से वो बेटा बल्ब लेके आ रहा था, जो मास्टरपीस सिंगल पीस बना था पहला। ठोकर लगती है, वो बेटा गिर जाता है और वो बल्ब टूट जाता है। बिफोर डेमोन्स्ट्रेशन बल्ब ब्रेक हो जाता है। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन के चेहरे पर एक रेखा नहीं। वो कहते हैं, सॉरी, आफ्टर 24 आवर्स वी विल टुगेदर अगेन एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट। कुछ भी नहीं, और 24 घंटे लगातार मेहनत करके उन्होंने दूसरा बल्ब बना दिया। और फिर से डेमोन्स्ट्रेशन का जब टाइम आया तो उसी बेटे को बोला, जा बेटा बल्ब लेकर आ। उसके दोस्त ने कहा, थॉमस तुम गलती कर रहे हो, ये लड़का लापरवाह है, तुम्हारी इतनी बड़ी मेहनत की उसको कदर नहीं थी, उसने बल्ब को तोड़ दिया, तुम दोबारा उसको चांस दे रहे हो, गलती कर रहे हो। थॉमस ने कहा, आज भी अगर बल्ब टूट जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसको चांस दिया है तो उसका टूटा हुआ दिल जरूर जुड़ जाएगा। बड़े व्यक्ति वो नहीं होते जो केवल बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस होता है। बड़े व्यक्ति वो होते हैं जिनके दिलों में छोटे से छोटे व्यक्ति के करुणा का, दर्द का एहसास होता है। ये है प्रेम। आई लव यू बोल देने से प्रेम नहीं हो जाता है, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने से प्रेम नहीं हो जाता है। प्रेम वो है, हर दिल को अपनापन एहसास कराइए, किसी के काम आइए तो प्यार है, और यही जीवन में हमें आगे बढ़ाएगा। सक्सेसफुल व्यक्ति तभी हम बनेंगे जब हम संतुष्ट होंगे, और संतुष्ट हम तब होंगे जब दूसरे लोग हमारे से संतुष्ट होंगे। ये याद रखना। लोग कहते हैं मैं जिंदगी में संतुष्ट नहीं हूं, वजह क्या होगी? उनके कारण दूसरे लोग असंतुष्ट होंगे, इसीलिए वो खुश नहीं होते। चेक करना, एम आई हैप्पी? मैं जिंदगी में खुश हूं? मैं तभी खुश रहूंगा जब मेरी वजह से और कोई खुश होगा। इसलिए कहते हैं, किसी की आंखों में आपके लिए आंसू आए तो सफलता है, लेकिन किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू आए तो ये जिंदगी बेकार है। मेरी सिंपल एक बात मैंने बताई, जब आप घर में एंटर करते हो तब लोग ज्यादा खुश होते हो या एग्जिट करते हो तब? ये चेक कर लेना। किसी किसी के घर में आते ही लोग कहते बढ़िया मजा आ गया, किसी किसी के जाते ही लोग बोलते हाँ अब मजा आया, अब भी गए ना, अब फ्री। एकदम टीम बनाइए और टीम का लीडर आप बनिए। लोग कहते कैसे किसी को टीम बनाएं? मैं वो टीम की बात नहीं करती हूँ। एक अपनी इंटरनल टीम है, उस टीम को पहचान लेना, उस टीम को साथ रखना हमेशा। टीम में टी फॉर थॉट, अपने विचारों को अपने साथ रखना, विचारों के साथ चलना। ई फॉर इमोशन, भावनाओं को कभी मरने नहीं देना।
ए फॉर एटीट्यूड, अकॉर्डिंग टू योर थॉट आपके एटीट्यूड भी वैसा ही होना चाहिए। देन एम फॉर मेमोरीज, ये 4 आपकी टीम है। इस टीम को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना अपनी फेवर में रखोगे, उतना आप हर मोर्चे पर सफल रहोगे। और लास्ट एक सीक्रेट आपको बताना चाहती हूं, 5S फॉर सक्सेस। जानना चाहेंगे? करना चाहेंगे? फर्स्ट S, जो भी अभी चर्चा की, ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस। पॉसिबल है? नहीं है तो एक सिंपल एक्सरसाइज बता दी। 2 हाथ लीजिए, सभी कीजिए, एक एक अंगुली ऊपर कीजिए, ठीक है? यहां रखिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अच्छे लग रहे हैं? यहां से बहुत अच्छे लग रहे हैं। रोज एक बार कर लेना। हंस नहीं पाओ तो हंसने की एक्टिंग कर लेना, कोई तो देखेगा, वो खुश हो जाएगा। स्माइल ऑन योर फेस। सेकेंड एस, स्टेबिलिटी इन योर माइंड। बंदर जैसा एक डाली से दूसरे डाली कूदने वाला मन नहीं रखना। जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पेट, जाओगे अंदर तो कुछ मिलेगा। थोड़ी देर ये देखा, भागो भागो वहां से, थोड़ी देर वो देखा, भागो भागो वहां से, ये मेडिटेशन सीखा, भागो, वो सीखा, भागो। थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ऐसा नहीं करना। जहां जाओ पूरा पाके, पूरा गहराई तक अनुभव करके देखना। मोती तो सागर के तले में मिलते हैं, ऊपर ऊपर तो लहरों का आनंद मिलता है। नहीं तो लोग बातें करते, हाँ मैंने जो है रविशंकर जी को भी देख लिया, ओशो को भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन मैं खुश तो फिर भी नहीं हूं। पाई कुछ नहीं, जाना सबको, क्या फायदा हुआ? कुछ तो पालो ऐसा जिसके मास्टर बन जाओ। स्टेबिलिटी। थर्ड एस, सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ। दिखावे पे मत जाओ। किस ब्रांड का कपड़ा पहनते हो कोई याद नहीं रखेगा, कितने भले हो वही याद रखेगा कोई। ब्रांड पे मत जाओ। युवा लोग ब्रांड पे बहुत जाते हैं। एप्पल का फोन, रिबॉक का जूता, ली का जीन्स, स्टैंडर्ड होता है। मेरी भी कोई पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी आपके चरित्र में है। विवेकानंद जी जब यूएस जा रहे थे, उनके क्रूज में एक अमेरिकन लेडी ने उन पर टॉन्ट मारा था कि स्वामी जी आप पढ़े लिखे हो, इंग्लिश भी बोल लेते हो, मुझे एक प्रश्न पूछना है, आपके देश में लोग कपड़े सिलाई करना भी नहीं जानते क्या? क्योंकि स्वामी जी ने नीचे लंगोट पहना था और ऊपर शॉल डाली थी भगवा कलर की। स्वामी जी को बुरा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि मैडम आपके देश में आपकी पर्सनालिटी टेलर मास्टर के हाथ में होती है, और हमारे देश में हमारी पर्सनालिटी हमारे चरित्र में होती है। यहाँ जो चरित्रवान है ना, उसकी पर्सनालिटी अच्छी मानी जाती है। मायूस नहीं हुए। आज हमको कोई बोल दे ये तो वही कपड़ा है ना जो पिछली बार पहना था, उनकी पार्टी में, उनकी शादी में पहना था, वही वाला पहना है ना, मायूस हो जाते बच्चे। नहीं मम्मी नया वाला दोगे तो ही शादी में जाऊंगी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी दूसरों की, खर्चा सबके घर में हो जाता है। क्यों? हर बार नया आना चाहिए, फोटो में दिखेगा वही का वही ड्रेस है। ड्रेस पे फेस पे मत जाओ, अंदर क्या है दिखाओ। स्टेप सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ। फोर्थ, स्वीटनेस ऑन योर टंग। जब भी बोलो मिठास से बोलो। आप यहां से बाहर निकलेंगे, हो सकता है आपका पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, वहां किसी ने उसको जरा सा खरोच लगा दी हो, पास में ही खड़ा हो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, क्या बढ़िया खरोच मारी, ऐसे लग रहा है जैसे भारत का तिरंगा बनाया है। ऐसे प्यार से जरा बोलना, लग तो गई है, अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्वीटनेस ऑन योर टंग।
बोलने से दिलों को जीता जाता है, शस्त्रों से तो दुनिया भी नहीं जीत सकते हो, देश भी नहीं जीत सकते हो। और फिफ्थ, सिंप्लिसिटी, सिंपैथी, सिंपैथी फॉर ऑल मैनकाइंड, हर एक के लिए दिल में दर्द, दया, सहानुभूति रखना। दिस इज द 5S फॉर सक्सेस। कोशिश करना, याद रखेंगे, हो सके तो घर जाके नोट कर लेना, कभी किसी को बताने में या अपने लिए भी काम आएगा। आप लोगों ने बातें बहुत, लेकिन लास्ट में 2 मिनट मेडिटेशन भी करेंगे। जहां भी बैठे हैं थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और योग मुद्रा। कुछ थॉट्स आपके बीच में रखती हूँ, बस अपने माइंड को उस पर ले जाने की, एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर ले जाने की कोशिश करना। बहुत सिंपल है मेडिटेशन, कुछ भी नहीं है, खुद से मिलना है। तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन सुनते हुए अपने माइंड को गाइड करेंगे। ओम शांति। अंतर के चक्षु खोलकर थोड़ी देर के लिए बाहरी जगत से कट ऑफलाइन हो जाते हैं। अपने अंदर झांकते हैं, मैं कौन हूं? इस मानव देह को धारण की हुई मैं एक शुद्ध चेतना हूं। मस्तिष्क के द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाली मस्तक में विराजमान मैं पवित्र सोल हूं। इस धरा पर, इस संसार के विशाल नाटक में अपना बेस्ट रोल प्ले करने आई हूं। मुझ में सोचने की शक्ति मन है, अच्छे बुरे की समझ वाली बुद्धि है। जन्म जन्म से मेरी ये यात्रा चल रही है। इस जीवन में मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कई अच्छे बुरे अनुभव मेरे साथ है। आगे भी एक लंबा पथ मुझे दिखाई दे रहा है। जीवन के इस पथ पर ऊंची मंजिल को मुझे पाना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। मैं एक शक्ति हूं, मुझ में अनंत शक्तियां हैं। मैं खुशकिस्मत हूं, मुझे आज प्रभु ने दिया है। मुझे ज्ञान का वरदान मिला है। मैं शांत स्वरूप मेरा स्वभाव है। शांति मेरी शक्ति है। इसी शांति में आनंद है, परम आनंद है। परमात्मा की सारे यूनिवर्स में फैली हुई किरणें इस शांति के क्षण में मैं रिसीव करती हूँ। महसूस करें आप परमात्मा से कनेक्टेड हैं। आपका ये इनर वर्ल्ड
परमात्मा के संग आपको जोड़ता है। मैं ईश्वर की संतान हूं। वो मेरे कल्याणकारी पिता है। मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं, क्योंकि मेरे साथी, मेरे रक्षक स्वयं ईश्वर है। वो मेरे साथ है। मैं संकल्प करूं, मुझे प्राप्त समस्त स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को सही मार्ग पर प्रयोग करूंगी। जीवन के कोई ना कोई एक अवगुण को, किसी एक व्यसन को, बुरी आदत को, जो मुझे बार बार परेशान करती है, उस अवगुण को आज त्याग करती हूं। किसी ने मुझे दुख दिया है, आज मैं उसे माफ करती हूं। किसी को मैंने दुख दिया है, मैं उसे क्षमा मांगती हूं। मैं बिल्कुल होना चाहती हूं, स्मूथ मेरी यात्रा चलाना चाहती हूं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप सबको मिले। आपके और आपके समस्त परिवार के सभी सुखी हो। प्राणी मात्र का कल्याण हो। आज इस सामूहिक योग में हम सभी ईश्वर से यही संकल्प करेंगे, संसार से सभी अशांति के कारण नष्ट हो और एक सुंदर सुखमय संसार बने। उसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे भविष्य को और विश्व के भविष्य को हम उज्जवल बनाएंगे। ओम शांति। सभी मिलकर बोलेंगे शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी। बहुत सुंदर युवाओं का मार्ग प्रशस्त किया आपने। युवाओं को बहुत प्रेरणाएं मिली होंगी। अवश्य युवा जिन बातों को सुना है अपने जीवन में धारण करेंगे तो अवश्य ही अपने जीवन में सफल होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सिस्टर कंसर्न संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत 20 विंग्स बने हुए हैं, जैसे युवा प्रभाग, मेडिकल विंग, सोशल सर्विस विंग, पॉलिटिशियंस विंग। इसी प्रकार से सर्व विंग्स जो बने हुए हैं वो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की सेवाएं कर रहे हैं। इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाने के लिए केवल मात्र बोलने से वो भारत स्वर्णिम नहीं बनेगा। भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए जो सोच को हमें श्रेष्ठ बनाना होगा, चरित्र को श्रेष्ठ बनाना होगा, अपने जीवन में मूल्यों को धारण करना होगा, तो हमारा भारत देश फिर से वो विश्व गुरु बन सकेगा। बहुत सुंदर प्रेरणाएं दीदी ने हम सभी को दी। जैसा कि दीदी कह रहे थे कि आप सबका चरित्र, जैसा आप चित्र देखते हैं वैसा चरित्र बनता है। तो अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छे चित्र देखें और अपने जीवन में
सवेरे सवेरे उठ करके रोज मुस्कुराएं, तो कल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, आप सभी युवा भाई बहनों के लिए, सबके लिए, कि आपका मुस्कुराना हर रोज हो, आपका मुस्कुराना हर रोज हो। कभी चेहरा लोटस तो कभी रोज हो, 100 पल खुशी तो 1000 पल मौज हो। ऐसा ही दिन आप सबका हर रोज हो, ऐसा ही दिन आप सबका हर रोज हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी हम सभी के मध्य में हमारे आदरणीय भ्राता सुभाष गुप्ता जी, एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी घरौंडा, बहुत ही सरल चित्त, नम्र चित्त, सर्व के साथ बहुत ही मिलनसार, समाज की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप सदा ही तत्पर रहते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू भी आप होकर के आए हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों से भली भांति परिचित है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आपका बहुत स्नेह है। मैं आपसे नम्र अनुरोध कर रही हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। आदरणीय भ्राता सुभाष गुप्ता जी, हम सभी करतल ध्वनि से भाई साहब का अभिनंदन करती हैं। आज अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, घरौंडा ब्रह्म कुमारी शाखा भी इस अमृत महोत्सव में आज का ये प्रोग्राम युवाओं के लिए जो विशेष तौर पर रखा गया है, इसमें पधारे हमारे सर्वमान्य सर्वप्रिय विधायक भाई हरविंदर कल्याण जी, राजस्थान से युवा साथियों को प्रेरणा देने के लिए गीता बहन जी, रेणु बहन जी, नीलोखेड़ी से पधारे बहन जी और सभी ब्रह्म कुमार भाई और बहनें, पत्रकार बंधुओं, आज के इस प्रोग्राम में जो गीता बहन जी ने विशेष तौर पर युवा वर्ग को एक बहुत ही प्रेरणादायक अपने शब्दों द्वारा हम सब युवा साथियों को बहुत अच्छे से अपने उद्बोधन में हमें चेत किया है। मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन्होंने जो जो बातें हमें बताई हैं, जैसे अवेयरनेस के बारे में, हर बात पर हम अवेयर रहें और हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य हमारे मन में रहे। जैसा इन्होंने एक विदेशी यूनिवर्सिटी के बारे में, एक सर्वे के बारे में बताया कि टारगेट किसने लिख के रखा 3% ने बताया, किसने सोच के रखा 13% के बारे में बताया, और 84% ऐसे साथी रहे जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था। और जो रिजल्ट उसके बताए 3% के 200% और 13% के 50%, और बाकी के रिजल्ट क्या आने थे वो आप सबके सामने है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जिस तरीके से घरौंडा ब्रह्म कुमारी के अन्य प्रोग्रामों में हर बार सफल प्रोग्राम जो रहे हैं उनमें मेरे को बुलाया गया। मैं इनका धन्यवादी हूँ और आगे भी जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा हर बार इनके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। अभी हम सभी के समक्ष नन्हे बच्चे बहुत सुंदर नृत्य लेकर के आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, केवल थोड़े ही समय का कार्यक्रम है, कोई भी उठे नहीं, कृपया बैठे रहें। महाराणा प्रताप स्कूल के बच्चे बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं। हमारा भारत देश का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा भारत देश इतना गौरवशाली रहा है और उसको फिर से हमें इतना श्रेष्ठ बनाना है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के गरोंडा से, नेशनल न्यूज़ लाइव पर सीधी लाइव तस्वीरें। एक सुंदर प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं आपको। खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती
मेरे देश मेरे देश। लाइव तस्वीरें इसमें आप देख रहे थे घरोंडा से, और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर आप जरूर करते रहिएगा। ये सीधी लाइव तस्वीरें हरियाणा के घरोंडा से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर घरोंडा द्वारा आयोजित अभी जो शानदार परफॉर्मेंस जो की थी, जो हल्के की विधायक है उनको जोरदार तालियों के द्वारा बच्चों का पुस्तक भेंट करते हुए बहुत सुंदर उनका मान तरीके सम्मान आप सभी करते हुए के बच्चों का समक्ष रखा। ये लाइव तस्वीरें हैं। अभी हम सभी के मध्य में हम सब के प्रिय हरमन प्रिय हमारे विधायक आदरणीय पिता हरविंदर कल्याण अत्यंत ऊर्जावान, सदा ही उमंग और उत्साह से भरे हुए, सदा ही समाज के कल्याण के कार्य में आप व्यस्त रहते हैं। सदा ही समाज को किस तरह से जाए अनेक प्लान्स आप बनाते हैं और सदा ही हर कार्यों में आपका सहयोग हमें मिलता है। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि आज के कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं हम सभी के प्रति रखेंगे। आदरणीय भ्राता हरविंदर कल्याण जी, हम सभी करतल ध्वनि से भाई साहब का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। ओम शांति। इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना अच्छा मार्गदर्शन कैसे करेंगे। ओम आज के इस कार्यक्रम में बहुत खुशी, अगर मैं आज तक पैमाना की कोशिश करूं तो अपने आप को से बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि बहुत से संतों का, बहुत से मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत पहले मैंने एक किताब था कि किसी इंसान की जीवन की सबसे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। मन की शांति। और आज इस कार्यक्रम में मैंने एक एक शब्द गीता दीदी का से सुना। पूरे मन से उनके पूरे संबोधन का सब कुछ लिखता रहता हूं। मुझे कल के कार्यक्रम में आना था, पर कल चंडीगढ़ में एक बैठक होने के कारण मुझे अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा और मैंने रेणु दीदी से आग्रह किया कि मैं आज के कार्यक्रम में आना चाहूंगा, क्योंकि कल मुझे दोपहर को चंडीगढ़ के लिए निकल होगा। तो आज इस कार्यक्रम में
राजस्थान से आई हुई हमारी गीता दीदी, नीलोखेड़ी से आई हुई हमारी दीदी रेनू बहन जी, मेरे सामने बहुत से प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं। सुदर्शन जी हमारे पुराने साथी हमारे बीच में बैठे हैं, महिंद्रा मैडम हमारे बीच में बैठी हैं। ऐसे बहुत सारे, सबका नाम लेना संभव नहीं होगा। सभी उपस्थित, खासतौर पर युवा वर्ग जिनके लिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और मेरे पत्रकार मित्र सभी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत अच्छा टाइटल आज के कार्यक्रम का है, डिजाइन योर डेस्टिनी विद पावर ऑफ पीस। बहुत अच्छा ये टाइटल, और उसके ऊपर बहुत अच्छा संबोधन हम सब ने सुना है। ये सही है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारा देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है, और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इसके अंदर और एक जो विषय जोड़ा है कि आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत, उसकी कल्पना, और ये कैसे संभव हो सकता है। गीता दीदी ने अपने संबोधन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जी, शहीद भगत सिंह जी, उनके बारे में उनकी बहुत सी बातें उन्होंने बताई। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिस देश की एक महान संस्कृति, कितने महापुरुष, कितने संत महात्मा समय समय पर इस देश का, हम सब का, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, हमको मानवता की राह दिखाई, हमको सही और गलत का फर्क हमें बताया, अच्छाई और बुराई का अंतर बताया, बुराइयों को दूर करना, अच्छाई को अपनाना, ऐसा मार्गदर्शन हम सबको लंबे समय से, समय समय पर मिलता रहा है। किसी भी महापुरुष की हम बात करें, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी की बात, चाहे गुरु नानक देव जी की बात, चाहे गुरु रविदास जी की बात, भगवान वाल्मीकि, ऐसे कितने संत। और आज हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिनके समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे वास्तव में सबसे ज्यादा अगर किसी कार्यक्रम में एक शांति की अनुभूति होती है, रखना चाहूंगा। वैसे जहां पर भी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रमों में, महापुरुषों की जयंती में जाते हैं तो वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी बातें ऐसी हमें ग्रहण करने लायक मिलती हैं जिससे वास्तव में हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मुझे याद है जब शुरू में प्रेम बहन जी ने बहुत साल पहले एक कार्यक्रम में बुलाया था, और तब से अब तक रेगुलर मैं हर कार्यक्रम में मेरा आना होता है। माउंट आबू भी मेरा 2 बार जाना हुआ। बहुत से ऐसे कार्यक्रम जिनका यहाँ आयोजन हुआ, करनाल में बहुत से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, शिवानी बहन जी के कार्यक्रम में भी शामिल होने का मुझे मौका मिला। तो एक अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलता है। युवा वर्ग से मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए।
हमारे सामने उस सर्वे की बात भी आई कि जब सर्वे हुआ था तो 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने लिख कर रखा था कि मुझे जीवन में क्या करना है। यानी पूरी क्लैरिटी, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था, संपूर्ण क्लैरिटी थी कि जीवन में क्या करना है। 13% ऐसे लोग थे, क्लैरिटी उनको भी थी मगर उन्होंने लिख के नहीं रखा था, दिमाग में सोच के रखा हुआ था। और 84% वो युवा थे जिन्होंने कहा था कि देखेंगे। 10 साल के बाद जब वो दोबारा सर्वेक्षण हुआ तो उन 3% लोगों ने, क्योंकि उनके दिमाग में पूरी क्लैरिटी थी, उन्होंने दुगनी मेहनत अपने जीवन में की थी और उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया था। 13% उन युवाओं ने जिन्होंने सोच के रखा था, उन्होंने भी लगभग 25% उस दिशा में काम किया था। और जो 84% युवा थे, उनका जवाब उस समय भी था कि देखते हैं, सोचते हैं। आज ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि उन 84% को 13% के साथ कैसे जोड़ा जाए। जो 84% युवा है जो आज भी ये सोचते हैं कि सोचेंगे क्या करना है तो देश का भविष्य किस ओर जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज मुझे इस बात को देखकर कभी कभी बहुत दुख होता है जब मेरे पास जब लोग आते हैं और उसमें खास तौर पर जब युवा होते हैं और मैं उन युवाओं से बात करता हूं तो उन युवाओं से जब काम की बात होती है वो अपने अंदर इस बात को पहचानने की कोशिश नहीं करते, अपने पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश नहीं करते कि वो जीवन में क्या कर सकते हैं। वो केवल एक डीसी रेट की नौकरी मांगने की बात करते हैं। और जब मैं उनको ये समझाता हूं कि डीसी रेट की नौकरी ये वो टेम्परेरी मजदूरी है जो जीवन में हमें कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगी। आप अपने हुनर को पहचानने का काम करें। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करें। अगर आपके अंदर कोई और स्किल है तो उस स्किल को उभारने की बात करें। आप स्किल डेवलपमेंट के कितने सेंटर हैं, कितने ऐसे कोर्स हैं, उनको करके आप अपना उस दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। आप उसके माध्यम से कोई छोटा सा काम करके अपने जीवन में एक छोटा सा पौधा लगाकर उसमें मेहनत करें। वही छोटा सा पौधा आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 2-3 वर्षों में कम से कम 15 नौजवान मेरे पास ऐसे आए हैं कि आपसे बात होने के बाद हमने मेहनत की और आज हम इम्तिहान क्लियर करके सरकारी नौकरी पर लग चुके हैं, क्योंकि मेरिट पर आज नौकरियां मिलती हैं। बहुत से नौजवान ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने दुकान बनाकर छोटा काम अपना वो शुरू किया है और वो आज अपने काम से संतुष्ट है और वो मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे जिनको किसी कंपनी में भेजा गया, जिनको किसी काम के साथ जोड़ा गया, तो छोड़कर आ गए। और उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि तुमने इस काम को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, ये काम हमारे लायक नहीं था।